करूंगा रक्तस्राव यानी हेमरेज की। बहुत कॉमन है, जिंदगी में कभी न कभी रक्तस्राव होता ही है, कभी कटता है, कभी चोट लगती है। तो बाह्य रक्तस्राव बहुत ज्यादा होते हैं, कांटा लग गया, किसी ने कुछ काट लिया, किसी ने कुछ मार दिया, कहीं कहीं गिर गए, ये बड़ी कॉमन होती है रक्तस्राव। तो रक्तस्राव को कैसे ठीक करें, रक्तस्राव किस प्रकार का होता है, क्या रक्तस्राव सामान्य रक्तस्राव है या कोई बीमारी है, क्या रक्तस्राव मृत्यु, क्योंकि रक्तस्राव एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यह विषय है रक्तस्राव। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार का रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव के कारण क्या है, रक्तस्राव से कैसे बचें, और क्या है निदान, क्या है ट्रीटमेंट और उपचार, और साथ ही साथ बताऊंगा कुछ रक्तस्राव की भ्रांतियां। रक्तस्राव के प्रकार, सामान्यतः रक्तस्राव दो प्रकार से होता है, ब्लीडिंग दो प्रकार से होती है, जिनमें नंबर एक है बाहर बाह्य रक्तस्राव, मतलब शरीर में कोई भी पार्ट है जहां आपको दिखाई दे कि हाँ ये ब्लड निकल रहा है, खून का बहना रिसाव हो रहा है, एक बाह्य रक्तस्राव। और दूसरा है आंतरिक रक्तस्राव। तो बाह्य रक्तस्राव क्या है, तो बाह्य रक्तस्राव का मतलब है नाक से, मुंह से, कानों से, यूरिन से, मोशन से या स्किन में कहीं भी रक्त का बहना, ये बाह्य रक्तस्राव कहलाता है। अंतर रक्तस्राव क्या होता है, यूरिन से और मोशन से होने वाले रक्तस्राव भी अंतर रक्तस्राव में आते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फट जाती हैं, तब भी रक्तस्राव होने लगता है। तो अंदर वाले रक्तस्राव को अंतर रक्तस्राव और बाह्य वाले को, बाहर वाले रक्तस्राव को बाह्य रक्तस्राव ऐसा हम कहते हैं। अब इसके कारण क्या है रक्तस्राव के, तो कारण अनेक है, बाहर के भी और अंदर के भी, जिनमें से ज्यादा कारण है चोट लगना। रक्त, भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि रक्त बाहर न निकले या रक्त अंदर न बहे, रक्त को जहां बहना है वहीं बहे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको बनाया है, और ब्लड वेसल्स में ही रक्त रहता है। अब अगर ब्लड वेसल से तोड़कर बाहर आया है, जो शरीर की बाहरी ब्लड वेसल्स में है या शरीर के अंदर कहीं भी हुआ है, तो उनमें से मेजर कारण आता है, वो आता है चोट लगना, मार लगना, इंजरी, दुर्घटना। ज्यादा कारण ये होते हैं। इंजरी दुर्घटनाओं का कारण एक हो गया। ऐसे दूसरा कारण होता है इंटरनल ब्लीडिंग, किसी प्रेशर, किसी दबाव के कारण। जैसे हाई ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है तो आपने देखा होगा ब्रेन में हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, कभी कहीं किसी पार्ट में हो गया। तो किसी रोग के कारण भी हेमरेज होता है, जिसमें से एक ब्लड प्रेशर है। दूसरे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर शरीर में और जिनकी मात्रा कम हो जाती है तब भी हेमरेज होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, अंतःस्राव होने लगता है। उसमें से जैसे आपने देखा होगा डेंगू बुखार, डेंगू के अंदर क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है और प्लेटलेट का काम है जमाना। तो जैसे रक्त को जमने के पार्ट वो कम हो जाता है, तब सिर्फ हेपरिन हेपरिन रहती है, तब फिर रक्त ब्लड वेसल से ब्रेक होकर बाहर, मतलब ब्रेक नहीं होगा, जिसमें प्लेटलेट कम हो जाती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं, उसके अंदर नस फटती नहीं है। जहां पतली ब्लड वेसल्स हैं, बहुत पतली ब्लड वेसल्स हैं, उन पतली ब्लड वेसल्स या जहां से रक्तस्राव होता ही है, वहां हल्की सी मात्र इंजरी, जैसे नाक के अंदर बहुत पतली ब्लड वेसल्स हैं, बहुत बार देखा होगा नाक में ऐसे उंगली डाली, डालने के बाद थोड़ा ज्यादा जोर से कर दिया तो ब्लड निकल आया। दांत, मुंह के अंदर ब्रश करते समय जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उनका ब्लड बहुत बार निकल आता है। तो ऐसी नाक है, यूरिन में, मोशन में तो इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन खासकर नाक है, कान है, मुंह है, इनमें से, या जो स्किन है, बहुत सॉफ्ट स्किन है, थोड़ा ऐसे रगड़ा निकला तो तुरंत बाहर की तरफ नीला 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 पड़ गया। ये जो रेसेज की स्थिति बन जाती है, ये प्लेटलेट की कमी के कारण से ऐसा हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा कुछ तत्व जिनके कारण से, इसीलिए जैसे फैक्टर 8, शरीर में जो अनेक फैक्टर हैं उनमें से फैक्टर 8 की जब डेफिशिएंसी होती है तब भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब ऐसे में, अब मंथली साइकिल तो नेचुरल प्रोसेस है, और फैक्टर 8 अगर है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। मंथली साइकिल आ गया और प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। इसीलिए
प्लेटलेट की कमी के कारण ऐसा होता है। इसी प्रकार एक बीमारी होती है जिसका नाम है थ्रम्बोसाइटोपिनिया। थ्रम्बोसाइटोपिनिया के अंदर भी आईटीपी जिसको बोलते हैं, इडियोपैथिक थ्रम्बोसाइटोपिनिया, इसके अंदर भी थ्रम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं और ऐसे में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है। थोड़ी देर ऐसे हाथ रखा, यहां नीला पड़ गया, किसी ने ऐसे कहा और क्या हाल है, ऐसे मिलाया, नीला पड़ गया, जोर से पकड़ लिया तो नीला पड़ गया, करवट लेकर के ऐसे सो गए तो नीले पड़ गए। नीले नीले मतलब ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं। तो ये कारण है। और अगला कारण है शरीर के अंदर जब गर्मी हो जाती है, हीट अगर अधिक हो जाए, गर्मी अगर शरीर हो जाए, मैदा गर्म हो जाए, मैदा मतलब हमारा जो शरीर का हीट बैलेंस करने वाला सिस्टम है, अगर वो ठीक नहीं रहता, मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटरनल हीट की, शरीर की आंतरिक गर्मी की, जिसको कहते हैं ना इसके अंदर पड़ी पेट में गर्मी है, जो गर्म चीज खाने से जिसको परेशानी हो जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे में जब हीट अधिक हो जाती है तब भी ऐसी ब्लीडिंग होती है। जैसे नक्सीर चलती है, नाक में से ज्यादातर नक्सीर चल जाती है, तो ये हेमरेज के एक बड़े कारणों में आते हैं। तो बीमारियों के कारण भी हो सकता है, दवाई के साइड इफेक्ट के कारण भी हेमरेज हो सकता है, ब्लड वेसल्स के कमजोर होने के कारण भी ब्लड हो सकता है। इसी प्रकार महिलाओं में मंथली साइकिल आता है, कहीं ट्यूमर कोई सिस्ट बनी हुई है, उसके कारण भी बड़ी मात्रा में और ये ब्लीडिंग हो जाती है। और वह ब्लीडिंग बहुत बार बाहर हो तो पता चल जाता है कि कट गया, नस कट गई, कटने से नस कट गई, ब्लीडिंग हो गई, व्यक्ति की डेथ हो गई। अंदर जब ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत बार पता नहीं चलता और वो ब्लीडिंग हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो ये ब्लड का बहना, इसके कारणों की मैंने आपको बात की। अब बात करता हूं अगर ब्लड बह रहा है तो सावधानी क्या रखी जाए। तो जब ये कारण आपको पता चल गया कि ये कटने लगने से है तो सावधानी रखो कि भैया कोई चोट ना लगे, कोई कटे नहीं, तो अवेयर होकर चलो। फिर अंदर की सब्जेक्ट की बात है तो अगर आपको बुखार लगातार आ रहा है तो चेक करा लो कोई प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो गए। इसी प्रकार आपके गर्मी पेट में पता चल जाती है, हीट है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो पेट में ही पता चलता है। गर्मी के कारण से पेट में ब्लोटिंग आना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाता है, यूरिन लाल होना शुरू हो जाता है, ये गर्मी है, पेशाब लाल हो जाएगा। तब फिर पानी की मात्रा पर्याप्त कर लो, बढ़ा लो, पेट साफ रहे तो हीट कम हो जाएगी। और अगर इन चीजों में से आपको सावधानी बरतने की बात भी हो रही है तो कुछ घरेलू उपाय हैं, जिन घरेलू उपायों को करके आप इस रक्त को रोक सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहली चीज है मिट्टी। रक्तस्राव को रोकने का काम मिट्टी करती है। मिट्टी अगर आपने लगा ली, लेकिन मिट्टी साफ होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह वाली नहीं होनी चाहिए। तो 1 फीट वाली नीचे मिट्टी निकालकर ऐसे लगा दी तो मिट्टी में नॉर्मल नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, रक्त को बहने से रोक देती है, तो बाहर लगा सकते हैं। ब्लीडिंग अगर नाक से हो रही है तो तुरंत इस जगह पर एक जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसके ऊपर थोड़ा पानी डालकर या पीली मिट्टी को गीला करके और नाक से सूंघना शुरू करो, तो अंदर थोड़े उसके तत्व चले जाते हैं, तो उससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर ब्लीडिंग आंखों में हो गई है, किसी भी कारण से, इन्फेक्शन के कारण से या किसी और तरह से आंखों में ब्लीडिंग हो गई है, तब ऐसे में ठंडे पानी की सिकाई से वो आंखें ठीक हो जाती हैं। ठंडे पानी यानी पानी की वो मारने के बाद चोट लगी है तो फिर गर्म सी सिकाई करनी चाहिए, फिर ठंडे से नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो बहुत बार किसी का हाथ लग गया ना, तो रूमाल निकालो, मुंह से ही गर्म करो और लगाओ, तो वो ब्लीडिंग ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह गर्म चीजों को रोकना, गर्म चीजें खाने वाली चीजों को रोकना, और साथ ही हल्दी एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है और रक्त को भी बहने से रोकती है। तो हल्दी का उपयोग, हल्दी और सरसों का तेल अगर मिलाकर हम लगा देंगे तो रक्त भी रुक जाएगा। इमरजेंसी में अगर ज्यादा रक्त बह रहा है तो शरीर में हृदय की जहां भी आपका हार्ट है, आपके पर्टिकुलर पार्ट को हृदय से ऊपर कर दो। जैसे लोअर लिम्ब के अंदर अगर कहीं कटफट हो गया है तो आप लेट जाइए, लेकिन पैरों को ऊंचा कर दो। अगर बाजू में अगर कहीं कट गया है तो हाथ को ऊपर कर लो, और ये वाला पार्ट तो ऊपर है ही, तो बैठ जाओ, लेटो मत, झुको मत। ऐसा करने से और ये तुरंत रुकती है। कुछ औषधि आती है आयुर्वेदिक, मतलब औषधि का मतलब जड़ी बूटियां भी आती है। गांव के अंदर तो बहुत बार ऐसा होता है कि गेंदे का पत्ता लिया, ऐसे दबाया, निचोड़ा रस और वहां लगा लिया। इसी प्रकार काला भांगड़ा आता है। काला भांगड़ा भी एक
जड़ी बूटी है, इसको भी ऐसा करने से कितना भी कटा हुआ हो उसको निचोड़ कर उसके पत्तों को बांधो, ब्लीडिंग भी बंद और इन्फेक्शन भी नहीं होगा और घाव भी ठीक हो जाएगा। तो ये बाह्य हेमरेज के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, लेकिन इंटरनल हेमरेज के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। कहीं भी हेमरेज हो जाए, हल्दी तो तुरंत दूध में हल्दी डालकर ले लो। फिटकरी भी हेमरेज को रोकने का काम करती है। तो फिटकरी बाहर है तो वहां फिटकरी लगा दो, जलन जरूर होगी, दर्द होगा, लेकिन रोक देगी। तो ये हैं घरेलू नुस्खे जिनसे हम हेमरेज से बच सकते हैं और हेमरेज हो गया है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अब आता है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कि रक्तस्राव यानी हेमरेज का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मैं सड़क पर जा रहा था, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मैंने गाड़ी रोकी, अब मैं क्योंकि कुर्ते पजामे में होता हूं तो बहुत बार लोग को मैं बोलूं लाओ मैं ठीक करूंगा, तो लोग कहते हैं चल भाई पीछे। फिर मुझे कहना पड़ता है, मैं हूं नहीं, मुझे कहना पड़ता है अरे भाई मैं डॉक्टर हूं। तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आगे, तो वो हट जाते हैं, जगह दे देते हैं। और मैं उस व्यक्ति को जो इसको बाइक से एक्सीडेंट होकर पड़ा था, इसको ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उसी समय ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद न केवल उसका ब्लड बंद हो गया, बल्कि जो दर्द था वो भी कम हो गया और उसने बाइक स्टार्ट की। और मैंने कहा जाओ, 1 घंटे तक आपको दर्द वापस नहीं आएगा, ब्लीडिंग तो दोबारा होगी नहीं, लेकिन आप जाओ अपना इसका प्रॉपर उपचार करा लो, क्योंकि मेरे आसपास तो थे नहीं। तो ऐसे बहुत बार हुआ कि पुलिस बाद में आई और उसने पूछा कौन था, कैसी एक्सीडेंट था, उन्होंने कहा जी वो तो ठीक होकर चला गया। इतना इफेक्टिव न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हेमरेज के लिए, रक्तस्राव के लिए। पॉइंट का नाम FP1, FP1 ऑल डोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना, ध्यान रखिए, 1 बाई 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम है। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना, 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहां किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4 और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहां पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूं, 4 टाइम दिखा रहा हूं। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है, 1
4, 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहां स्पीड देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारी चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर।
क्रॉस में दोनों तरफ से, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है। अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारी चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है। अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। अगला पॉइंट है आर्मपिट जी। आर्मपिट जी ये आर्मपिट के लिए है, यहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं उनके लिए है। तो आर्मपिट जी कैसे देना है देखते हैं। ये आर्मपिट बाजुओं के अंदर है, या जो हमारी आर्मपिट है इस जगह पर है। तो इसके लिए रोगी को सीधा लेटाना, दोनों बाजू 90 डिग्री पर इसी प्रकार से रहेंगी, और अपनी इस की सहायता से, ये जो हमारी हथेली है, हमने अपने बाजू को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैंने ऐसे 8 दिया। ठीक इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से आर्मपिट जी ये पॉइंट होगा, ध्यान रखना है। आर्मपिट में यहां से लेकर ये जो हमारी आर्मपिट है या लिम्फ नोड्स है, इनकी ये घिसाई है, इनकी ही घिसाई है। तो प्रॉपर घिसाई होनी चाहिए, बाजू की ऊपर घिसाई नहीं है, इनसाइड घिसाई है, इनसाइड घिसाई है। ये पॉइंट था आर्मपिट जी। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है, रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है,
एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे, आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पे ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए, तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। पॉइंट है AD2। कैसे देते हैं, देखिए, रोगी को उल्टा लेटाना, लेटाने के बाद डेड पिलो उसी प्रकार से सेट करना, पहले पूरा पिलो लगाना, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और चिन इस तरह से ऊपर वाले तकिए पर रखना, और हाथों की पोजीशन ऐसी। खड़े होने के लिए रोगी के दोनों तरफ हमको पैर रख के खड़ा होना चाहिए। कहां देना है, तो ठीक जहां हमारे शोल्डर ब्लेड ये खत्म होते हैं, वहां से 6 अंगुल के बीच में, 6 अंगुल के बीच में हमको स्पाइन के दोनों तरफ दोनों हाथों को समान रूप से ऐसे सेट करना है, और सेट करने के बाद ऊपर से मिलाना है, लेकिन नीचे से स्पाइन के साथ खोलना है, ऊपर मिलाना है, जिससे हमारा प्रेशर ठीक से आए। और यहीं पर यह भी 2:1 है, इसीलिए कैसे करना, ये 1:1 है, इसीलिए कैसे करना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने 6 AD2 दिया, क्योंकि यह 1:1 है। कैसे देना है, फिर से देखिए। अब अगर मुझे 6 बार देना है तो कैसे देना होगा, यहां स्पाइन सेट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हल्का जर्क जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, हाथों को सेट करना, प्रेशर डालना, बस इतना ही करना है। तो किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे। हड्डी जिसकी कमजोर हो उसको बहुत लाइट देना चाहिए, बड़ी उम्र वाले रोगियों को कम वजन के साथ देना चाहिए, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनकी हड्डियों की कमजोरी है, उस रोगी को भी बहुत सावधानी पूर्वक देना चाहिए। अगर स्पाइन में इंजरी है तो उसको नहीं देना चाहिए, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको नहीं देना चाहिए, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको नहीं देना चाहिए, जिसको कैंसर है उसको नहीं देना चाहिए। और हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट जो उल्टा लेटा करके दिया जाता है बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो ऐसी सावधानी के साथ AD2 ट्रीटमेंट को अप्लाई करना चाहिए। RTPT कैसे, तकिया पहले राइट आर्म के नीचे तकिया लगाना, बिल्कुल सीधा लंबवत, और इसके बाद यहां से ऐसे बाजू को 90 डिग्री में रखना। ये पॉइंट
4 प्रेशर देने के 6 सेकंड के 4 प्रेशर देने पर एक बार गिना जाता है, यानी 4 इज इक्वल टू 1। 4 बार जब प्रेशर देंगे दो जगहों पर तब वो एक गिना जाएगा। देखिए कैसे। तो प्रेशर देने का स्थान तो स्टैंड बिल्कुल पास में इस प्रकार से। यहां हमको अगर राइट आर्म पर ये आरटीपीटी दे रहे हैं तो हमारे लेफ्ट लेग का प्रयोग करेंगे। पहले बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के पास इस पॉइंट पर 1 2 3 4 5 6। अब एल्बो जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। एल्बो जॉइंट से हट के फिर शोल्डर जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। ये हो गया 1 आरटीपीटी। अगर इसको हम 2 आरटीपीटी बोलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार देने पर 2 आरटीपीटी। इसी प्रकार 4 बार देने पर यानी हम 4 आरटीपीटी बोलते हैं तो 16 टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 1। ये था आरटीपीटी। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति। एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना वजन संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें। दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे। पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद
पॉइंट अप्लाई करना है और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है, पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ATR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा, देखिए पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघों के नीचे 1 किलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है, अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं लगा। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे में डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से और ये तीसरी बार दे रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7 बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत
वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाए वजन संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, LU1। पॉइंट का नाम है KU। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा एक पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है, कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है, और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है। और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा। स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एड़ी टेल बोन पर रहे, अपनी एड़ी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे, और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एड़ी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता, क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है, यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है, और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो, और प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट, इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघों के नीचे 1 किलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर, कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है, अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड, ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से, और ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7 बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला, 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट PT देखिए कैसे देते हैं। एडी जमीन पर, दोनों स्टैंड बिल्कुल पास, क्योंकि हमारे को अपना वजन अपने ऊपर लेना है। दूसरी एडी भी जमीन पर, दोनों पैरों पर एक साथ प्रेशर डालना है। यहाँ हल्का सा आपने प्रेशर डाला, यस, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा यहाँ सेट करें जॉइंट के पास, यस, 1 2 3 4 5
दोबारा से रिपीट कर सकते थे। उतरने का तरीका भी एड़ी जमीन पर रखने के बाद वापस नीचे आना, 1 बाई 1 आना। किसी प्रकार का प्रेशर, सडन प्रेशर रोगी पर पड़ना नहीं चाहिए। आपका संतुलन अगर बिगड़ता है तो रोगी को दर्द का कारण बन जाएगा। इसलिए ये पीटी पॉइंट महत्व का है, ध्यान रखना। पॉइंट N6, N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, LU1। पॉइंट PT, देखिए कैसे देते हैं। एडी जमीन पर, दोनों स्टैंड बिल्कुल पास, क्योंकि हमारे को अपना वजन अपने ऊपर लेना है। दूसरी एडी भी जमीन पर, दोनों पैरों पर एक साथ प्रेशर डालना है। यहाँ हल्का सा आपने प्रेशर डाला, यस। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा यहाँ से अटका है जॉइंट के पास, यस। 1 2 3 4 5 6। फिर से शोल्डर जॉइंट के पास, 1 2 3 4 5 6। फिर से बाहर, 1 2 3 4 5 6। ये 4 = 1। इसको हम दोबारा से रिपीट कर सकते थे। उतरने का तरीका भी एड़ी जमीन पर रखने के बाद वापस नीचे आना, 1 बाई 1 आना। किसी प्रकार का प्रेशर, सडन प्रेशर रोगी पर पड़ना नहीं चाहिए। आपका संतुलन अगर बिगड़ता है तो रोगी को दर्द का कारण बन जाएगा। इसलिए ये PT पॉइंट महत्व का है, ध्यान रखना। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं।
किया, N4 के लिए यही लगा रहेगा। दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे। पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना। दाहिनी करवट लेटा के, ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाए, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये पोजीशन है, इसमें ये पिल्लो लगा लिया। पिल्लो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7